नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 11th वन। अभी हम लोग ने कल तक में जितना क्वेश्चंस लगाया था जनरल पीस की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग आज इस क्लास के एंडिंग आते आते ये कह पाए दैट वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ दिस चैप्टर इन टर्म्स ऑफ वैरायटीज़। मेरे हिसाब से हम लोग इस चैप्टर के उन सारे कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं जो पढ़ना चाहिए था। और ये नंबर कौन चल रहा है? 11। याद करो, मैंने कहा भी था ना, रह गया, कि हम लोग इस चैप्टर में नियर अबाउट 10 से 12 लेक्चर्स पढ़ेंगे सारे वैरायटीज़ को कवर करने के लिए, जो हमने कल कवर किया था और जो अब कवर करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ये मेरे हिसाब से आखिरी वैरायटी है। इसके बाद भी अगर 2, 3, 4 रह जाते हैं तो वो मिल जाता है क्वेश्चन लगाते वक्त प्रैक्टिस के टाइम पे। अदरवाइज अब बहुत ज़्यादा तुमको कुछ नया नहीं मिलने वाला, बट जो आज का सवाल है ये ज़्यादा अच्छा है। ये तुम्हारे हर बुक में मिलता है। तो मैंने क्वेश्चन 17 पिकअप किया है तुम्हारे एस शर्मा बुक का, एस शर्मा। और इस क्वेश्चन 17 में देखोगे ना, एक एक ट्रांजेक्शन नया हमारे लिए है। तो ओपन करो 17 नंबर, 6 ट्रांजेक्शन, 6 ट्रांजेक्शंस, बट बहुत काम किया है। ओपन करो और स्टार्ट कर पढ़ना। चलो पढ़ो क्या लिखा है। पहला मैंने फॉर्मेट बना कर रखा पहले से अपना, उसको अब नहीं किया। हम लोग ये फॉर्मेट चल रहा है 3 दिन से ना। ये सब बच्चे अच्छे हैं, इनके ही योगदान से हमारा फॉर्मेट बचा हुआ है टिल नाउ, बट वो भी कंडीशन है कि हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। चलो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। क्या हम इस पहले ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करें और सिर्फ इतना पूछें? अगर यहाँ पे ये कहा होता सैलरी पेड, दैट इज अबाउट 1500, एंट्री होता। सैलरी पे कह दिया होता तो एंट्री क्या बनाते हैं? सैलरी एक्सपेंस है, बिकॉज पेमेंट हो रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड एज पर रूल ऑफ नॉमिनल। एक्सपेंस कहाँ आता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिटेड। और हमने पे किया है, हमारा कैश एसेट से घटेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो अब बताओ पूरा एंट्री क्या बनेगा? तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? लिखना मत, उसके बाद देखो ध्यान से। टू कैश, बट क्या हमने पे किया है क्या यहाँ पे? नहीं। अगर पे क्वेश्चन में कहा होता तो बिल्कुल तुम यही कर दो जो मैंने लिखा है ना। अगर पे कहा होता तो यही करना पड़ता जो मैंने लिखा है, बट क्या यहाँ पेमेंट हुआ है? नहीं। तो ये तो फैक्ट है कि पेमेंट तो नहीं हुआ, तो ये आएगा नहीं। भले पेमेंट ना की हो, बट है तो एक्सपेंस सैलरी पे करना, तो वो सैलरी आएगा। बट जस्ट बिकॉज मैंने पे नहीं किया तो कैश तो नहीं आएगा। और यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टार्टिंग में, सैलरी ड्यू, देना था बट नॉट पेड। तो जिस सैलरी को तुमको पे करना था, कंपल्सन था पे करना, हमने उसको होल्ड कर दिया कि बाद में पे कर देंगे इन द फ्यूचर। इन दैट केस अगर तुम अपने किसी आज के एक्सपेंस को फ्यूचर में शिफ्ट करते हो, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर द फर्म। और उसको नाम क्या दिया जाएगा? जो तुम कह रही हो, सही कह रही हो, आउटस्टैंडिंग। जिस भी नाम है, यहाँ बात की सैलरी का नाम, तो यहाँ लिखो सैलरी। तो ये जो वर्ड आउटस्टैंडिंग क्या इंडिकेट करता है? कि हमारा एक्चुअली एक एक्सपेंस जो भी होल्ड कर दिया गया कि बाद में पे करेंगे। और जब भी कोई अपने प्रेजेंट एक्सपेंस को फ्यूचर के लिए होल्ड करते हो, इट बिकम्स लायबिलिटी फॉर यू। और जितना अपना लायबिलिटी बढ़ाते हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा था? जब हम अपना लायबिलिटी बढ़ाते हैं वो कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। बस नाम तुम्हारे यहाँ पे नया क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग एक्स सैलरी। पे किए होते हैं तो टू कैश, बैंक से पे किए होते हैं तो टू बैंक, है ना। लेकिन यहाँ पेमेंट ही नहीं किया गया है और हमने क्या किया? एक्चुअली उसको होल्ड किया है बाद में पे करने के लिए। तो ऐसे केस में वर्ड क्या आएगा? और ये हमारे फॉर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। और सैलरी वाले क्या था फॉर्म के लिए? एक्सपेंस। तुम आज पे करो, 4 दिन बाद पे करो, एक्सपेंस एक्सपेंस ही रहेगा। सेकंड पढ़ो, ये हमारा एक नया आ गया, क्या लिखा पढ़ो? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडेड 400 as paid for next year। चलो एक काम करते हैं, ये बताओ, इफ हमने कोई इंश्योरेंस पे किया, इसका एंट्री क्या होता है? इंश्योरेंस पे किया। हाँ, तो बिकॉज एज लाइक सैलरी, इंश्योरेंस भी पे करना हमारे लिए क्या? एक्सपेंस। तो ऊपर क्या आएगा? पहले हमने पे किया है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जो तुमने कहा बैंक, बैंक लिख सकते हो, बट ठीक है, चलो अभी फिलहाल बैंक की बात नहीं कहा है तो बैंक छोड़ो। अब देखो ये खत्म नहीं हुआ है,
ये तुम्हारा एक एंट्री बन गया ना। बट इसी में एक चीज़ और जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? ये जो मैं पेमेंट किया है 400 रुपये का इंश्योरेंस के नाम पे, ये पेमेंट हमारा एक्चुअली अभी का खर्चा नहीं था। उसमें लिखा है कि इट वॉज बीइंग पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमने फ्यूचर का पेमेंट आज कर दिया। जो पेमेंट आज करना ही नहीं था वो पेमेंट एक्चुअली अगले साल का था। इन द फ्यूचर पेमेंट तुमने लाइक अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 26। तुमने क्या किया? पेमेंट कर दिया 27 के ईयर का, अगले साल का। तो इस सिचुएशन में क्या ये इंश्योरेंस जो तुमने क्रिएट किया है वर्ड, ये एक्सपेंस इस साल कहलाएगा? जो तुमने ये पेमेंट किया है इंश्योरेंस 400 रुपये का, जो तुमने एक्सपेंस मान के रूल्स के हिसाब से लिखा डेबिट में, जब वो पेमेंट ही इस साल का नहीं था, तो क्या हम उस 400 के इंश्योरेंस वर्ड को एज अ एक्सपेंस अपने बुक्स के रिकॉर्ड में दिखाएंगे? नहीं। तो किसी भी, अभी याद, ये तुम लोग के लिए नया बात है, किसी भी नाम को अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में क्लोज करना है, मतलब उस नाम को ख़त्म करना है, उसका एक तरीका होता है, उसके प्लेस ऑफ पोजीशन को अपोजिट ले जाओ। अगर तुमने ये इंश्योरेंस जो तुमने एक्सपेंस मान के लिख दिया है जबकि ये पेमेंट अगले साल का था, अब तुम्हें इस नाम को क्लोज करना है, तो अकाउंटेंसी में किसी भी नाम को क्लोज करने का सिंपल तरीका होता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। तो ये जो इंश्योरेंस तुमने पेमेंट किया था और एक्सपेंस मान लिया था, उसको जहां तुम लिखोगे नीचे, तो इससे क्या होगा? ये जो इंश्योरेंस वर्ड है वो तो क्लोज हो गया। अब ये पेमेंट तुमने कर दिया, लेकिन अब वहाँ से पैसा वापस तो मिलना नहीं है। जो तुम्हारा चला गया पैसा वो तो वापस नहीं आएगा। तो अब ये जो ऊपर पोर्शन डेबिट वाला है, वहाँ क्या फिलअप करें? एक नया नाम आएगा, उस नए नाम को पहले क्या हम कहेंगे? जिस तरह तुमने यहाँ पे ऊपर एक नाम क्रिएट किया है कि जिस एक्सपेंस को हमने होल्ड किया फ्यूचर में पे कर देंगे बाद में, तो वहाँ तुमने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस अभी का नहीं था, तुमने बाद का एक्सपेंस आज ही पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, तो वहाँ एक वर्ड आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या वर्ड आएगा? और जो प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है ये बेसिकली फर्म के लिए एसेट्स है, और ये इंश्योरेंस वाली क्या था? एक्सपेंस था यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मेन एंट्री है वो ये बना, देखो, बट यहाँ तक तुम्हें पहुँचाने की मैंने क्या किया, थोड़ा इनडायरेक्टली दिखाया कि हमने पेमेंट किया है, तुमने लिखा, फिर वो एक्सपेंस हमारा इस साल का नहीं था, तुमने वो नाम क्लोज किया और उसको कन्वर्ट किया एसेट्स के तौर पे प्रीपेड कह के, क्योंकि पैसा वापस नहीं आने वाला। अभी प्रीपेड हमको हिंट करेगा बार बार दैट हमारा पैसा ऑलरेडी पेड हो चुका है अगले साल का इसी साल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ थर्ड पे, क्या लिखा है पढ़ो। अलाउड 10% IOC अमाउंटिंग 80,000। एक कैपिटल है 80,000 का कैपिटल, उस कैपिटल पे 10% का हमें क्या देना है? अलाउड का मतलब फर्म पे करेगा इंटरेस्ट। अब ये देखो, ये थोड़ा ध्यान देना, पहले दो कंडीशन है, एक फर्म और दूसरा ओनर ना। ओनर यहाँ पे क्या करता है? लाता है क्या क्या चीज़? कैपिटल, और फर्म उसके रिटर्न में क्या देगा? उस ओनर को प्रॉफिट, तो ठीक है, उसकी रिटर्न में फर्म उसको देगा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन पे करता है? फर्म। किसको पे करता है? अब ध्यान देना, जब फर्म पे कर रहा है तो ये फर्म के लिए क्या है? IOC पे करना। अब आ जाओ अपने एंट्री पे, अगर ओनर ने प्रोवाइड किया कैपिटल 80,000, उस 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000 निकालोगे ना। तो अब ये जो IOC फर्म पे करे, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? डेबिट। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। ये पैसा मिल किसको रहा है? ओनर। और ओनर कभी भी कोई पैसा कैश में नहीं लेता, वो क्या कहेगा फर्म से कि भाई वो पैसा मेरे कहाँ डाल दीजिए आप? कैपिटल में। एक्चुअली फर्म अपना पैसा कहाँ रिसीव करेगा? कैपिटल में। तो जितना ज़्यादा पैसा ओनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा उतना कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल जब जब बढ़ता है इट इज़ लायबिलिटी। जब लायबिलिटी जब बढ़ता है कहाँ लिखाता है? क्रेडिट में। तो नीचे क्या आएगा वर्ड? टू कैपिटल आएगा। कितना अमाउंट है? उस 80,000 का 10%, जो कि कितना आएगा? 8,000।
हाँ, ये ध्यान देना कि मैंने तुमको यहाँ पे जानबूझ के क्या किया है, थोड़ा पहले अप्रोच बताया है कि आईओसी फर्म पे करता है तो फर्म के लिए एक्सपेंस था, और बिकॉज फर्म के लिए एक्सपेंस था तो वो आईओसी कहाँ लिखाया, डेबिट में एज पर रूल्स के हिसाब से, और ये मिल रहा है ओनर को उसके कैपिटल में, तो मतलब उसका कैपिटल बढ़ेगा, और जब जब कैपिटल बढ़ता है तो इट ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। याद करो, जब पैसा लाया था कमेंसमेंट के टाइम पे, तो मैंने क्या बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लिखते हो ना, क्योंकि वहाँ पैसा लाया जा रहा है फॉर्म में तो कैपिटल बढ़ रहा है इसका मतलब, तो वहाँ तो टू कैपिटल लिखते थे ना, यहाँ वही अप्रोच है। ये आईओसी उनको मिल रहा है ओनर को तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, फोर्थ वन क्या लिखा है, चार्ज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ये बताओ ये क्या होता है डेप्रिसिएशन, हमने पढ़ा होगा अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते वक्त। एसेट्स जब पुराने हो जाते हैं या फिर यूज उनका सिर्फ पुराने नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हमारे किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, क्या बोलते हैं, तो ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन जो लगाया जा रहा है मशीन के ऊपर, मशीन ना या किसी भी एसेट्स के ऊपर, प्लांट के ऊपर दिया हुआ है, तो ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फायदा है, एक्सपेंस है। अगर तुम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो फर्म के लिए क्या हो गया, और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है, और ये किस पे लग रहा है, ये किस पे लग रहा है, मशीन प्लांट पे। प्लांट हमारे लिए क्या है, एसेट्स। एक एसेट जब बढ़ता है तो लिखा था डेबिट में, यहाँ लिखा था, डर दिए क्या, एक एसेट जब बढ़ता है तो लिखा था डेबिट में, जब वही एसेट्स घटता है तो कहाँ लिखाता है। तो ये बताओ, जब तुम उस प्लांट के अमाउंट को, वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, डेप्रिसिएट कर रहे हो, तो उस प्लांट का नाम कहाँ लिखाना चाहिए, जल्दी बताओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा, जिस पे वो लग रहा है टू प्लांट अकाउंट, और इस पे अमाउंट दिया है 10% का है तो निकाल दो, 40,000 के ऊपर 10%, जो कितना आता है 4,000। यहाँ तुम ध्यान दोगे ना, डेप्रिसिएशन का, आईओसी का, प्रीपेड का, आउटस्टैंडिंग का, तुम्हें 4 मिल गया, न्यू वैराइटीज जनरल फीस के। एक और आता है पांचवा, ये भी नया हमारे लिए, पढ़ो क्या लिखा है पांचवा, चार्ज आईओडी। ये आईओडी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अगेन समझो, फर्म ने क्या किया, ओनर से चार्ज, फर्म और ओनर, पहले ओनर क्या कर रहा है, फर्म से ओनर ने क्या किया, पैसा लिया, कैश, पैसा विड्रॉ किया, ड्राइंग किया पर्सनल नीड के लिए, तो वी कैन कॉल इट ड्राइंग। अब इन दैट सिचुएशन ओनर क्या पे करेगा फर्म को, उसके रिटर्न में इंटरेस्ट, हाँ, मतलब वो जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी देगा, साथ में उस ओनर को थोड़ा बढ़ा कर देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आईओडी। और ये जो आईओडी फर्म को मिल रहा है, ये फर्म के खुद के लिए क्या है, एक्सपेंस नहीं, ये फर्म के लिए क्या है, इनकम, क्योंकि फर्म इज रिसीविंग आईओडी फ्रॉम द ओनर बिकॉज ओनर हैज विड्रॉन द अमाउंट फ्रॉम द फर्म। जब ओनर पैसा निकालेगा ड्राइंग करके तो ऑन दैट फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब ये बिकॉज ये आईओडी फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम, इनकम कहाँ लिखाता है, इनकम क्रेडिट, तो जब इसका एंट्री बनाओगे तो ये जो आईओडी कहाँ लिखाएगा, ठीक है, कितना अमाउंट दिया इसका, अमाउंट दिया, बना बनाया, सीधा पुट कर दो 500। अब बस मुझे इतना बता दो, ये जो आईओडी का अमाउंट है, इस आईओडी को देने के लिए वो जो ओनर है, क्या वो पैसा अपने घर से लेकर आएगा, वो एक्चुअली अपने ही कैपिटल में से निकाल के देगा, हाँ है ना। और एक बात, जब वो ओनर अपने कैपिटल से पैसा निकाल के देगा आईओडी का, और ये आईओडी उस ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, आईओडी पे करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना, ओनर पे कर रहा है ना, ये ओनर जो आईओडी पे कर रहा है ये ओनर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है, और उस पर्सनल एक्सपेंस को वो ओनर कैसे पे कर रहा है, अपने कैपिटल से पैसा निकाल के, बट स्टिल एट द एंड
ओनर इस आईओडी को पे करने के लिए उसको पर्सनल ही मानेगा, और जब जब कुछ पर्सनल आता है पर्सनल तो उसे क्या बोलते हैं, तो मतलब इस आईओडी को भी पे करने के लिए एट द एंड फॉर्म क्या करेगा, सॉरी ओनर क्या करेगा, बात समझ में आया? दोबारा कह रहे हैं, ड्राइंग आप क्यों लिखा रहा है, क्योंकि वो ओनर उस आईओडी को पे करने के लिए अगेन अपने कैपिटल से पैसा निकाल तो रहा, ठीक है, तो मैं पे कैपिटल लिख सकते थे, बट क्यों लिखा ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल, क्योंकि वो आईओडी पे करना फर्म ओनर का अपना पर्सनल एक्सपेंस था, तो उसको तुम कैपिटल के बजाय ड्राइंग वर्ड यूज करोगे। एंड आ जाओ लास्ट पॉइंट, लास्ट वर्ड रिपीट कर गया है क्या, नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं है, पढ़ो क्या लिखा है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर 2000 एंड इनकम टैक्स। याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस जब लिखा रहता है लाइफ इंश्योरेंस, तो वो ओनर के पर्सनल एक्सपेंस है, उसकी लाइफ का है ना, तो इससे क्या मतलब बिजनेस को है, तो मतलब यहाँ पे जो ये लाइफ इंश्योरेंस दिया है क्या एक तरीके से है ड्राइंग, बस नाम अलग दे दिया है। और दूसरा इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स भी क्या है, उस ओनर का उसका खुद का एक्सपेंस है, पर्सनल इनकम पे टैक्स लगा है, तो ये भी अगर वो पे कर रहा है फॉर्म में से पैसा निकाल के, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो मतलब यहाँ पे अगेन ड्राइंग हो रहा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। ये ध्यान देना कि यहाँ ड्राइंग हम लिख रहे हैं भले ही, बट उसका जो रीज़न है वो दो है, क्या क्या था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस और टैक्स, इनकम टैक्स, दोनों का जो जोड़ोगे अमाउंट उतना फॉर्म ने पे किया है, तो नीचे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। जब देख के बताओ कि फॉर्म ने कितना पे किया है, दोनों का मिला के, 3,500। रुक जाओ, ये टेढ़ा जा रहा है, इधर क्या बहुत नीचा पड़ जाता है ना, चश्मा लगा है? क्या बोल रही हो, हाँ कितना अमाउंट है क्या दोनों का, 2000 और 1500 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये, 3,500। ये जो 6 हमारे वैराइटीज़ थे, ये तुमको जानबूझ के सवाल पिकअप किए हैं 17 वाला, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट अभी हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ मेरे हिसाब से, एक एंट्री और है, एक अप्रोच कह सकते हो और है, पता हो क्या है, हमने उसको सीखा तो है बट एक हद तक सीखा है सिर्फ। एग्जाम्पल दें फिर इस पे सवाल पे आते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी बताना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल सुनो क्या है, इफ़ वी कमेंस बिजनेस विथ कैश 1 लाख, एंट्री क्या होगा, बिजनेस विद कैश, 1 लाख, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल 1 लाख, सही है। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं अब, इफ़ वी कमेंस बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक 50,000, अब बताओ क्या होगा, 1,50,000 कैश अकाउंट और प्रॉपरली पूरा बताओ। कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 50,000, टू कैपिटल 1,50,000। एक्सीलेंट। यहाँ मैंने 2 एसेट्स दिया ना, इसी तरह का 4 एसेट्स दिए होते तो ऑल 4 एसेट्स लिखते एक साथ डेबिट में और चारों को जोड़ के कहाँ लिख देते कैपिटल में। बट क्या होता अगर मैंने ऐसा किया होता काम बढ़ाने की तुम्हारा, कि हम तुमको सिर्फ एसेट्स नहीं देंगे, हम तुम्हें जानबूझ के 1 या 2 लायबिलिटीज दे देंगे हम, हाँ तब क्या करोगे। तो ये जो अप्रोच है जहाँ तुम्हें अब इतना कुछ एक साथ दे देगा तुम्हें परेशान करने के लिए, तो इसको एक वर्ड दिया गया है, उसको वर्ड हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री कॉन्सेप्ट। ये जो ओपनिंग एंट्री कॉन्सेप्ट है जहाँ पे तुमको एक साथ बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे दिया जाता है और तुम्हें कुछ हार्ड नहीं है, नियम वही है। क्या नियम है कि जो भी एसेट्स दिया है जो भी लायबिलिटीज दिया है उनको उनके जगह रख दो, सिंपल। तो यहाँ देखो हम जिस क्वेश्चन की बात कह रहे हैं कंप्लीट क्वेश्चन लगवाएंगे नहीं हम, सिर्फ मुझे ओपनिंग एंट्री फोकस कराना है फिलहाल। तो ओपन करो क्वेश्चन 14 का ए, 14 का ए पार्ट ओपन करो, 14 का ए। इसमें 2 पार्ट है ए एंड बी, हम लोग भी कौन सा लगाने वाले हैं ए। पढ़ो उसमें क्या लिखा है, तुम्हें ढेर सारे एसेट्स दिया है, ढेर सारा लायबिलिटीज दिया है और पूछ रहा है कि इसका ओपनिंग एंट्री पास करना है। क्या लिखा है और नियम वही है, अगर ओपनिंग एंट्री पास करना है तो क्या तरीका है, ऑल एसेट्स कहाँ लिखाएंगे
डेबिट डेबिट में, और ऑल लाइबिलिटीज कहाँ लिखाएंगे? सिंपल। चलो पुट कराओ। यहाँ तो मिक्सअप किया भी नहीं है, ये देखो तुम्हें जो दिया है बहुत सारा लाइबिलिटी एसेट्स, मर्ज नहीं किया है। अगर मर्ज कर दिया होता तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता कौन सा लाइबिलिटी कौन सा एसेट्स है, बट यहाँ तो डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जितने एसेट दिया है, हम ए की बात कर रहे हैं 14 का ए, तो उसमें जितने एसेट दिया है एक एक करके सबको कहाँ लिखो? डेबिट डेबिट में। तो नाम क्या क्या है? कैश, अकाउंट डेबिटेड, और क्या है? बैंक, उसके बाद डेप्टर, डेप्टर, फिर अशोक, अब देखो वो डेप्टर जो है ना उसके आगे जो लिखा है अशोक, बलबीर एंड हरी, वो उस डेप्टर को डिफरेंशिएट किया है। तुम चाहो तो लिखो एज अ होल डेप्टर जो दिया है 35,000, या उसको लिखो अलग अलग, कैसे चाहते हो? अलग कर दें? नहीं एक, चलो एक साथ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? हरी, और कहीं हरी तो उसमें था ना, डेटर में था। स्टॉक, नेक्स्ट हमारा एसेट्स क्या है? स्टॉक, स्टॉक। उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद कंप्लीट लाइबिलिटी। खत्म हो गया। अब एक काम करना, ये सब पुट अगर हो गया एसेट्स वाला, तो मेरे कहने पे फॉर अ फॉर्मेलिटी के लिए बीच में एक लाइन छोड़ देना। क्यों बताएंगे बाद में, हमेशा छोड़ना तो हमेशा रहेगा। अब पुट को लाइबिलिटीज, तो हमारा पहला क्या है? रिटर्न क्रेडिटर। सेकंड क्या है? अब तो उसमें भी क्रेडिटर में बहुत सा नाम दिया ना, हाँ, तो तुमने जहाँ लिख दिया क्रेडिटर तो इनफ है, उसमें पूरा मर्ज हो चुका है। और क्या आगे? बैंक लोन बैंक लोन। एंड नेक्स्ट क्या है? कैपिटल, अच्छा बैंक लोन था ये ना, बैंक लोन। एंड लास्ट क्या है? कैपिटल, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे सब पुट कर दिया ना। अब एक काम करें, इन सब का बताओ अमाउंट एक एक करके। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। डेबिट कितना है पे? 4-5 है ना? हाँ बताओ कितना अमाउंट इन लोग का दिया है? कैश 5,000, बोलते जाओ। 12,000 बैंक, डेप्टर 35,000, स्टॉक 25, 25 हाँ, एंड फर्नीचर 38, 38 एंड ये क्रेडिटर 30, 30 एंड 20 बैंक लोन, एंड 65। हाँ, अब देखो एज पर रूल्स ऑफ एंट्री, जब एंट्री बनाते हो जनरल एंट्री, तो पता रूल्स क्या होता है? जितना होता है डेबिट उतने होता है क्रेडिट, देखो ये सेम है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हर बार ये सेम होता है। जब वो एक नाम है दो नाम हो, यहाँ देखो भाई नाम ज़्यादा हो गया ना, दैट डजंट मैटर, स्टिल जितना ये है और जितना ये है इनका सेम होना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। हालांकि एक सेम है नहीं, सेम होना चाहिए, और इफ़ अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ता है। तो सवाल है सेम कैसे करें? ऐड करो, बोथ साइड कितना रहता हूँ, देखो कहाँ छोटा बड़ा आ रहा है, चेक करो, ऐड करो। 5,000, 12,000, 35,000, 25,000 एंड 38,000। जब मैंने ऐड किया ये ऊपर वाला पार्ट, 15,000 ये तुम्हारा आ रहा है 1,15,000। इसको याद रखना कितना आ रहा है? 1,00,000। 15,000, ये आ रहा है एसेट्स वाला ना। लायबिलिटी से भी ऐड करो, वो भी शायद वही आ रहा है। नहीं अलग आएगा। 1,15,000 अरे सेम आ गया क्या? सेम आ गया। तो ठीक है, अगर सेम आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आया तो अच्छी बात है, बट पता है अगर मान लो सेम नहीं आया होता तो तब जो गैप आता उसको फिलअप करना पड़ता, और गैप बता रहे हैं, गैप बनता दो सिचुएशन में, या तो यहाँ छोटा पड़ता यहाँ बड़ा, या यहाँ छोटा यहाँ बड़ा। अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है 100, यहाँ आ रहा है 120, छोटा कहाँ पे है? 100 ना, स्मॉल आ रहा है डेबिट साइड में, और जब वहाँ डेबिट में छोटा आ रहा है तो जो बैलेंस है गैप है 100 और 120 में 20 का गैप है 20 का, वो 20 लिखाता है ऊपर। और पता नाम क्या आएगा? गुडविल। क्या नाम आएगा? गुडविल, लेकिन अगर वही गैप नीचे आया होता, लाइक ऊपर लिखा है 100, यहाँ लिखा है 80, अब छोटा कहाँ पे है? पीछे क्रेडिट, तो वहाँ पे जो गैप जा रहा है तो वहाँ पे क्या नाम आएगा? कैपिटल रिजर्व। क्या बोलोगे? कैपिटल, बट एक और रुक जाओ, परेशान नहीं हो, भी सब चीज़ आगे आएगा। एक आखिरी चीज़, ऊपर गुडविल आएगा, ये तो तय है,
बट ऊपर बैलेंस तभी जाता है मोस्टली जब नीचे तुम्हें ये दिया रहता है क्या। लेकिन अब नीचे बैलेंस आ सकता है दो केसेस में। नीचे बैलेंस कब आ सकता है, या तो कैपिटल दिया है तो भी बैलेंस नीचे आ गया, कैपिटल दिया है बैलेंस कहाँ आ गया नीचे, तब वहाँ पे क्या वर्ड लाओगे कैपिटल रिजर्व। बट अगर नीचे कैपिटल नहीं दिया है और बैलेंस नीचे ही आ रहा है तो वहाँ पे कैपिटल रिजर्व मत लिखना होता, वहाँ पे क्या लिखोगे कैपिटल इटसेल्फ लिखोगे। ये सब केसेस है। और ये जो मैंने अभी बताया 14 का ए वाला पार्ट, इसी चीज़ को दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं 14 के बी। देखो वहाँ तुम्हें फिर से दिया है सेम तरीके से, पॉइंट्स लिखवा दीजिएगा। लिखवा दे भी, हाँ, पहले 14 बी कर लेते हैं। हाँ। चलो अगेन यहाँ बनाओ फिर से, बहुत सा दिया एसेट्स लायबिलिटीज ना, पुट कराओ। पहला क्या दिया है कैश, तो कैश है, नेक्स्ट बैंक, बैंक, उसके बाद डेप्टर, ठीक है, उसके बाद स्टॉक, और भी है हाँ फर्नीचर, सेम है क्या। अब बताओ नीचे क्या क्या दिया है। क्रेडिटर, बैंक, देखो यहाँ भले मैच कर गया बट स्टिल मेरे कहने पे अगेन वो लाइन छोड़ो बीच में। अब क्या नाम दे दिया है क्रेडिटर, बैंक लोन, दो ही है क्या, बैंक, लोन, ठीक है। तो अमाउंट पुट करो पहले। अब क्या क्या अमाउंट दिया है 8,000, 8,000, उसके बाद बैंक 10,500, इसके बाद 25,000, नेक्स्ट 24,500, पूरा बोलो, रुक जाओ, उसके बाद 12,000, और नीचे दिया तो कितना 22,000, एंड 15,000। अब जरा देख के बताओ। अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ पुट करने से पहले जो तुमने से बोला भी कि सर लिख के दिखा दीजिए एक बार, लिख देते हैं। देखो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास टोटल, बात सुनो, हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है समझो। एक तो पॉसिबिलिटीज ये है, इधर देखो प्रज्ञा, यहाँ ध्यान दो, केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहले केस में क्या खास है, एसेट्स डेबिटेड मान लो 80 टू लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज उसमें दिया रहेगा 100। ये पहला केस हो गया, 100 नहीं, इसको और कम करो 60 मानो, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारा क्या है, एसेट्स डेबिटेड 80 टू लाइबिलिटीज 50 टू कैपिटल 10 नहीं 20 मान लो 20। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ लिखा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज और इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं ना। कैपिटल को हम अलग से कैपिटल ही बोलेंगे, डोंट वरी इसके लिए। यहाँ देखो आ गया केस 3, एसेट्स डेबिटेड 70, ये चलो 80 मान लो, अगेन सेम 80 टू लाइबिलिटीज 70 टू कैपिटल 30। अब इन तीनों केस में देखोगे ना बैलेंसेस मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ देखो 80-60 गैप है ना, बट इस गैप के दौरान ये तो फैक्ट है, गैप बैलेंस कहाँ जा रहा है, 80 और 60 बैलेंस कहाँ जा रहा है। बैलेंस पता ऐसे लगाया करो, जहाँ छोटा नंबर है बैलेंस वहाँ पे ही जाता है। तो अगर 60 लिखा है तो बैलेंस कहाँ जाएगा 60। तो अब सवाल है कि नीचे बैलेंस जब जाएगा तो किस नाम से जाएगा। मेरे पास 2 चॉइस है, या तो लिखे कैपिटल रिजर्व या लिखे कैपिटल। अगर यहाँ पे पहले से कैपिटल लिखा है तो कैपिटल रिजर्व लिखोगे, अगर कैपिटल नहीं लिखा है तो कैपिटल ही लिखोगे। फिर जैसे यहाँ देखो मैंने सिर्फ लाइबिलिटी लिखा है ना, तो अब जो नीचे बैलेंस आ रहा है वहाँ नाम क्या आएगा, टू कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर, कितने से आएगा। अब यहाँ देखो 80, 50, 20 मैंने पहले से ही देखो, यहाँ भी देखो 50, 20 कितना होता है, 70 होता है, लिखो नहीं, यहाँ 80 है, 80 70 कहाँ छोटा है
नीचे, बट नीचे ऑलरेडी कैपिटल लिखा है ना पहले से, तो अब जो नीचे बैलेंस आ रहा है वहाँ पे नाम क्या लिखोगे? कैपिटल रिजर्व एज अ बैलेंसिंग फिगर जो 10 आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ लायबिलिटी भी लिखा था, कैपिटल भी लिखा हुआ है और बैलेंस ऊपर जा रहा है। क्यों? 70 30 100 होता है, यहाँ 80, तो इस बार ऊपर छोटा है ना, तो जो ऊपर छोटा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुडविल बैलेंसिंग फिगर डेबिटेड। कितने से आ रहा है? 20 से। अब यहाँ देखो, जब तुम लोग इसको ऐड कियोगे इस पूरे पार्ट को, कोई ऐड किया इसको? इस पूरे पार्ट को कितना करने पे आ रहा है? 80,000 कितना आ रहा है? 80,000। और जब यहाँ ऐड कियो 37,000 ये कितना आ रहा है? 37,000 तो ये तो फैक्ट है कि नीचे छोटा दिख रहा है ना। अब जब नीचे छोटा है तो तुमको चेक करना है कौन सा केस दिख रहा है। नीचे छोटा है तो फैक्ट है बैलेंस नीचे ही आएगा, बट यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है? कैपिटल नहीं ना, तो जो बैलेंस आ रहा है वो कैपिटल ही कहलाएगा। तो कैसे लिखोगे इसको? टू कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। कितने से आ रहा है? माइनस क्यों? कोई 43 आ रहा है क्या माइनस करने पे? इतनी बैलेंस आएगा, चेक कर लो, मैंने माइनस कर दिया डायरेक्टली। अमाउंट तुमने सॉल्व किया है, अगर गलत रहा तुम समझो अपना सही, वैसे आंसर सही है। देखो ये सब केसेस तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन बनकर आएगा कोई रटा नहीं होता है, वो तुम्हें ऑन द स्पॉट देखकर एनालाइज समझना होता है। देखो हम लोग ने जो यार आज क्वेश्चन आया 17 वाला, ये इंपॉर्टेंट था। ऑल 6 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड जो यहाँ लगाए हो 14 का ए 14 का बी, इसमें तुमको मैंने कोशिश किया ओपनिंग एंट्री पे काम कराने का। हालांकि मुझे पता है कि उसमें जब नीचे देखोगे तो अप्रैल 3 से लेके अप्रैल 29 तक बहुत से ट्रांजेक्शन भी दिए हैं, बट वो हमने सीखा हुआ है, वहाँ कुछ नया नहीं आएगा। ट्रांजैक्शंस को फेस करना तुमने सारे वैरायटीज़ देख लिए हैं, बहुत सारे सवाल लगाते लगाते, तो उसमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं देगा। बस में आउट ऑफ बॉक्स था क्या? ओपनिंग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, इसको भूलना मत, ठीक है। चलो इसको देख लो। कल हम लोग जब मिलेंगे ना, तो हम लोग का कल का क्लास कंज्यूमर एक्विलिब्रियम को वाइंड अप कराएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को वर्बल लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डी गूगल के भी इस चैप्टर के, और तुम लोग देखोगे अब कि सारे वैरायटीज़ पढ़ाए हुआ आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको उतार लो, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से मैंने 11th वीडियो आते आते ऑलमोस्ट सारे वैरायटीज़ कवर कर दिए हैं, मैक्सिमम कवर कर दिए हैं। फिर भी मुझे अगर और लगवाना होगा लगवाएंगे हम, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।